वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आई एम श्योर कि आपको जो बिटनिंग का कंटेंट है वो पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अच्छा फीडबैक दो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो भी बताओ, पसंद आ रहा है तो भी बताओ। देखिए, बिटनिंग का पर्पस ये है कि आपको एक सही तरीके से एडुकेट करना, और काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ एंड एनालिसिस आपको आती रहती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, और इधर उधर कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट होता है। तो क्रिप्टो न्यूज़ दैट मैटर्स का ऑब्जेक्टिव ये है, खासकर इस सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि बीते 24 घंटे में या 48 घंटे में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बिगनर आपको पता होनी चाहिए, तो उन न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की जाती है। तो आज की इस एपिसोड में, इस वाले सेक्शन में हम कवर करेंगे एक तो बजट सेशन। आपको पता है कि बजट सेशन जो है उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो क्या उसके अंदर क्रिप्टो बिल आएगा कि नहीं आएगा, एक ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो रियो दे जनेरियो, जो ब्राज़ील के अंदर एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है ब्राज़ील का, उसने बोला है कि वो रियो दे जनेरियो जो सिटी है, उसने ये बोला है कि जो उसका जो सिटी रिज़र्व्स है, जो बेसिकली उसके जो सिटी के खुद के जो फंड्स हैं, उसका 1% एलोकेशन वो बिटकॉइन में करेंगे। और तीसरा, टोंगा एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने यह कहीं ना कहीं मन बना लिया कि वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करने जा रहा है, एक इसको कवर करेंगे। और चौथा है कि चाइना ने NFT की मार्केट की वैल्यू समझ ली है, और चाइना ने मतलब सोचो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट NFTs में भी उतर गई है। इसको कवर करेंगे कि वो कैसे NFTs को डेवलप करना चाह रही है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैक डॉर्से ने बोला है कि वो माइनिंग के अंदर, बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसके अंदर वो एंटर कर रहे हैं। तो किस तरीके से एंटर कर रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, इसको कवर करेंगे। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको बहुत सारे आज नॉलेज लेके आप जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि हमने देखा कि जो क्रिप्टो के बिल पहले भी एक चर्चा का विषय बना रहा। पहले भी हमने देखा कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन था उसके अंदर अनाउंसमेंट, उसके अंदर बिल प्रेजेंट होगा, लेकिन बिल अल्टीमेटली प्रेजेंट नहीं हुआ। फिर ये चर्चा होने लगी कि जो क्रिप्टो का जो बिल है, हो सकता है कि वो बजट सेशन के अंदर प्रेजेंट हो जाए। अब जो बजट सेशन है उसकी डेट्स अनाउंस हो गई। मैं डेट्स बता देता हूँ। बजट सेशन जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। एक तो होगा 31 जनवरी से 4 फरवरी तक, और एक होगा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक। तो 2 पार्ट्स में होगा। इन दोनों पार्ट्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रिप्टो बिल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब आपको इस बात को कैसे लेना चाहिए, आपको कैसे इस बात का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या मेरा क्या इसमें टेक है। मेरा ये इसमें पर्सनल टेक है। अगेन, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कि देखिए, जो क्रिप्टो का बिल है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बिल बजट सेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। कि पूरा जिसे कहते हैं कि, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंसिव बिल तैयार हुआ होता, क्योंकि अभी जो पिछला पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुए में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, राइट। तो ऐसा क्या हो गया होगा कि 7-8 1-2 हफ्ते में या 15 दिन के अंदर कि जो दूसरा क्रिप्टो का बिल जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर हो गया होगा, और वो अब वो प्रेजेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी कॉम्प्रिहेंसिव बिल या कॉम्प्रिहेंसिव कोई या एक कंसोलिडेटेड डिसीजन अभी तक क्रिप्टो बिल पे नहीं लिया गया है। अभी भी ये विचार विमर्श के अंदर है। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, जो काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स भी उसकी बात कर रहे हैं, और जो मेरा भी ये मानना है कि बजट सेशन के अंदर आपको कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी आ सकती है। जैसे कि आपको टैक्सेशन को लेके क्लैरिटी आ सकती है कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और आपका इनकम टैक्स के कौन सा स्लैब में आप आएगा, किस तरीके से आपको क्रिप्टो की इनकम को ट्रीट करना है, और क्रिप्टो के अंदर अगर आपको लॉस होता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। इन चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि बजट सेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं देखूँ तो क्रिप्टो कम्युनिटी बेसिकली बजट सेशन से एक्सपेक्ट क्या करती है। क्रिप्टो कम्युनिटी बजट सेशन से एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम जो इनकम टैक्स को लेके, क्रिप्टो की जो इनकम का जो ट्रीटमेंट है उस पर क्लैरिटी आ जाए। कैपिटल गेन टैक्स है देना है या बिज़नेस इनकम की तरह ट्रीट करना है, उस पर क्लैरिटी आ जाए। इनकम टैक्स को फाइल करते हुए जो ITR के अंदर कौन से हेड के अंदर इसको इंक्लूड किया जाए क्रिप्टो की इनकम को। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि आज भी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप जाते हो और अगर आप डिस्कस करते हो क्रिप्टो इनकम के बारे में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जजमेंट के हिसाब से आपको एडवाइस करता है। कोई सेट स्टैंडर्ड या प्रोसीजर नहीं है, सब अपनी अपनी तरीके से इसको क्रिप्टो की इनकम को ट्रीट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट सेशन में मेरी ये गट फीलिंग है
कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को लेके, ट्रीटमेंट को लेके कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो सकती है, और जीएसटी को लेके भी क्लैरिटी हो सकती है। जीएसटी को लेके भी जो चीज़ें हमने देखा पहले कुछ पास्ट में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जीएसटी डिपार्टमेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वहाँ पे काफ़ी सारी पता ही लगा कि कुछ एक दो एक्सचेंजेस ने जीएसटी नहीं पे किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कन्फ्यूजन्स थी जिसकी वजह से उन्होंने नहीं पे किया था, बट इवेंचुअली वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया और उन्होंने एक्सचेंजेस ने पे कर दिया विद पेनल्टी। लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी जीएसटी को लेके भी आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, अगर वो क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं या वो बाय करते हैं या क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं बजट सेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बिल पास होगा क्रिप्टो का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पे कोई एक मत नहीं है, कोई एक राय नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आना मुश्किल है, और ऐसा लगता है कि जब तक यूएस के अंदर क्रिप्टो का जो बिल है वो पूरी तरीके से क्रिप्टो का एक क्लैरिटी नहीं हो जाती कि यूएस कैसे ट्रीट कर रहे हैं पूरे इस क्रिप्टो के बाज़ार को, तब तक मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो का बिल बनना और उसका पास होना थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट इन द मीन वाइल इनकम टैक्स को लेके और जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ हैं उनको लेके हो सकता है आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी इस बजट सेशन में। आप हो सकता है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये कि रियो द जेनेरियो एक ब्राज़ील का एक शहर है। रियो द जेनेरियो का जो मेयर है जो शहर का, वो ये कह रहा है कि जो सिटी के रिजर्व्स हैं, हर सिटी की अपनी एक इनकम होती है ना, जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड होता है वो टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करता है, तो हर सिटी का एक इनकम होती है। फिर उसका उस इनकम के बाद वहाँ सिटी के कुछ एक्सपेंस होते हैं। जो मेयर होता है उस शहर का वो रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ के खर्चों के लिए, उस सिटी को रन करने के लिए। तो जो सिटी की इनकम है और जो एक्स्ट्रा इनकम है, जब वो सिटी की जो टोटल इनकम का 1% जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, ये वहाँ के मेयर ने बोला। प्लस वहाँ के मेयर ने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी लोग बिटकॉइन के अंदर टैक्स पे करेंगे, टैक्स डिपॉजिट कराएंगे, जो जैसे आपके हाउस टैक्स होते हैं और जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो टैक्सेस होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस होते हैं, उन टैक्सेस को अगर कोई बिटकॉइन में जमा करेगा तो उसे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यार मतलब आप सोचो कि ये मायामी के अंदर हमने देखा, हम न्यूयॉर्क के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, यूएस के अंदर तो ऑलरेडी वहाँ के जो मेयर्स हैं उनमें ये होड़ मच चुकी है बिटकॉइन को अडॉप्ट करने की। अब हम देख रहे हैं कि ये आग जो है ये ब्राज़ील के अंदर भी फैल गई और वहाँ के मेयर भी अब इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये इस तरह की बातें वहाँ इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्राज़ील के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 10% का इन्फ्लेशन रेट है। और ब्राज़ील वन ऑफ दोज डेवलपिंग नेशंस में जो काफ़ी एडवांस डेवलपिंग नेशंस में उसका नाम आता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की स्थिति है ब्राज़ील में वो बहुत ही भयानक बताई जा रही है, क्योंकि 10% डबल डिजिट में एक बार जब इन्फ्लेशन पहुंच जाती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हमने पास्ट में भी देखा है और काफ़ी सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज़, काफ़ी सारे डेवलप्ड देश जो हैं इन्फ्लेशन को रोकने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। टोंगा बेसिकली बिटकॉइन को लीगल टेंडर करने जा रहा है। उसने वहाँ का बेसिकली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ये दूँ क्योंकि उसने एल सल्वाडोर को देखा। अब एल सल्वाडोर में अब थोड़ा सा समय बीतता जा रहा है कि वहाँ पे बिटकॉइन एक्चुअली में एक रियलिटी हो गया। पहले लोगों को लगता था कि एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसके क्या आउटकम आते हैं, बट एल सल्वाडोर अब कहीं ना कहीं सेटल होता जा रहा है और प्रोग्रेस करता जा रहा है जब से उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया है। तो अब धीरे धीरे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो इन सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, और ख़ासकर वो आइलैंड्स जिनके पास जो है वॉल्केनो ज़्यादा है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। टोंगा की एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो 1.10 लाख के करीब है, 1,10,000 लोग। और करीब टोंगा के 3 लाख लोग जो हैं वो बाहर देशों में रहते हैं। वो टोंगा में नहीं रहते हैं, टोंगा के नेशनल, लेकिन अपने रोज़ी कमाने के लिए और दूसरे देशों में जाके वो सेटल हो गए हैं। टोंगा के अंदर एक्चुअली क्या है कि है तो 1,10,000 की आबादी, लेकिन वहाँ पे 21 वॉल्केनो है। तो आप सोचो कि हर 5,000 आदमी पे एक वॉल्केनो है, हर 5,000 आदमी पे एक वॉल्केनो है। और टोंगा की एक और ख़ास बात बताता हूँ कि टोंगा को एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो 40,000 मेगावाट की ज़रूरत है।
एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी उसे 40,000 मेगावाट की ज़रूरत है और एक वोल्केनो 95,000 मेगावाट जो है प्रोड्यूस कर देता है। तो टोंगा के पास 21 वोल्केनो है और उनका एक ही वोल्केनो से 95,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो जाता है और उनकी ज़रूरत सिर्फ 45,000 मेगावाट की है। तो हमने देखा कि जियो थर्मल पावर से हम एल सल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन माइनिंग प्रपोज्ड है। तो टोंगा ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वोल्केनोज हैं, हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम क्यों ना इस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को जो कि वेस्ट हो रही है, जिसको हम हार्नेस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है और जिसको हम कैरी करके कहीं पे भेज नहीं सकते, मतलब जिसको पॉसिबल नहीं है कहीं पे एक्सपोर्ट करना, तो हम क्या करें इतनी एक्सेस एनर्जी का। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम बिटकॉइन की माइनिंग करें। तो वो क्या कर रहे हैं कि हर घर के अंदर वो एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने का प्रपोज़ल है, जिसमें वो क्या है कि हर घर के अंदर एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगा देंगे। वहाँ पे करीब अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब अगर वहाँ पे फैमिलीज़ जो है, हर फैमिली के घर पे एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगा के हर फैमिली वहाँ पे बिटकॉइन माइन करेगी और जो भी टोटल बिटकॉइन वहाँ पे अकोमुलेट होंगे वो बाद में कुछ पार्ट उसका फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी वहाँ की गवर्नमेंट। तो इससे वो पूरी जो वहाँ की जनता है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगी। और वहाँ पे टोंगा का जो सबसे मेन कंसर्न ये है कि उनकी जो टोटल जीडीपी है वो $510 मिलियन है, जिसमें से करीब $200 मिलियन जो है उनको रेमिटेंस के थ्रू आता है, मतलब जो बाहर जो से नेशनल्स जो हैं वो टोंगा के अंदर पैसे भेजते हैं। और उसमें टोंगा का ये कहना है कि करीब $60 मिलियन जो है वो वेस्टर्न यूनियन ले जाता है। तो वेस्टर्न यूनियन पैसा भेजने का, जो नेशनल्स वहाँ पैसा भेजते हैं उसमें से अपना कट ले जाता है। तो टोंगा इसलिए भी बिटकॉइन को वहाँ पे लीगल टेंडर करना चाह रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टोंगा की। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं, ऑब्वियसली जो बिटकॉइन को सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे वो कोई बहुत बड़े देश एकदम अडॉप्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे देश इसको अडॉप्ट करेंगे। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोग उसे ऑब्ज़र्व करेगी। जब वहाँ पे चीज़ें सक्सेस हो जाएंगी तो एक तरीके का आप फ्यूचर में देखेंगे फोमो क्रिएट हो जाएगा और बहुत सारे देश साउथ अमेरिका में, एशिया में, ऐसे देश जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, वोल्केनोज़ हैं जिनके यहाँ पे, तो वो अपनी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बिटकॉइन के माइनिंग और बिटकॉइन को लीगल टेंडर करने के लिए आगे वो बढ़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने देखा कि इनफैक्ट ये चौथी न्यूज़ है कि जिसमें चाइना जो है उसको NFTs का एकदम फोमो हो रहा है। उसको लग रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कहीं पीछे ना रह जाए। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने NFT की मार्केट को टैप करने के लिए ये अनाउंस किया है कि जो चाइना की अपनी ब्लॉकचेन है, जो गवर्नमेंट बैक्ड ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर जो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि कोई भी उसके ऊपर NFT को डेवलप कर सकता है, NFTs को मिंट कर सकता है और NFTs को ट्रेड एंड बाय और सेल कर सकता है। तो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप NFTs को कोई भी आदमी वहाँ पे आके उस पर मिंट करे चाइनीज़ ब्लॉकचेन पे, और उसके बाद वहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो डिजिटल युआन के थ्रू। हम सब जानते हैं कि डिजिटल युआन जो है वो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, चाइना की खुद की अपनी करेंसी है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम ये सब जानते हैं कि अगर ये इतना सक्सेसफुल, इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर चाइनीज़ ब्लॉकचेन पे अगर NFTs मिंट होंगी तो उसको आप क्रिप्टो से बाय नहीं कर सकोगे। तो आप जब क्रिप्टो से बाय नहीं कर सकोगे तो वो स्केलेबल नहीं हो सकती, ना उनका कोई पोटेंशियल है। वो एक तरीके का एक पर्सनल डेटाबेस है चाइना का, जिसके अंदर वो कुछ NFTs अलाउ करेंगे। लेकिन जिनके पास डिजिटल युआन नहीं होगा, जिसके पास डिजिटल युआन वॉलेट नहीं होगा, वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये एक उस तरीके की दुकानदारी है कि आपने दुकान तो खोल ली, लेकिन आपने उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा दी कि मेरी दुकान से सामान सिर्फ वही खरीदेंगे जो मेरी दुकान के आसपास लोग रहते हैं, जो उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं। तो बाहर के लोग मेरी दुकान से सामान नहीं ले पाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि इस तरह की दुकान चलना बहुत ही मुश्किल है। क्रिप्टो के अंदर जो NFTs है वो इसीलिए से पॉपुलर है, इसीलिए चल रही हैं क्योंकि NFTs को आप बना के एक ओपन ब्लॉकचेन पे जब आप NFTs को बनाते हो तो वहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है, आपका ऑडियंस है। कोई भी आके आपकी NFTs को बाय कर सकता है, सेल, और वहाँ से वो अपनी NFTs आपको सेल कर सकता है। इसीलिए NFTs की जो मार्केट है वो बूम कर रही है, क्योंकि ये ओपन ब्लॉकचेन पे, ये दुनिया के लिए ओपन है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी इसको बाय और सेल कर सकता है। जो लास्ट खबर है वो ये कि जैक डॉर्से जो है, जैक डॉर्से ने ठान लिया है कि जब से वो ट्विटर के एज अ CEO से वो स्टेप डाउन किए, उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी आगे सिर्फ बिटकॉइन के लिए देंगे, बिटकॉइन के डेवलपमेंट के लिए देंगे, और जो भी बिटकॉइन के जो कंसर्न्स हैं उनको वो मीट आउट करेंगे। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ जैक डॉर्से को कि हमने देखा कि जैक डॉर्से अलग अलग चीज़ों में अपनी बिटकॉइन के अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपने वेंचर को स्टार्ट करा है। उन्होंने वॉलेट्स के अंदर भी आ रहे हैं
और उन्होंने कैश ऐप को भी के अंदर लाइटनिंग नेटवर्क का इंटीग्रेशन कर दिया है। अब जो तीसरी चीज़ वो करने जा रहे हैं वो ये कि माइनिंग के अंदर जैक डॉर्से उतरने वाले हैं। तो बेसिकली उनका ये कहना है जैक डॉर्से का कि बिटकॉइन को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा एक टीडियस प्रोसेस है, सेंट्रलाइज्ड है, महंगी है, कुछ लोग ही इस माइनिंग के अंदर कारोबार में हैं। बिटकॉइन के माइनिंग प्लांट्स आवाज़ बहुत करते हैं। बिटकॉइन के माइनिंग प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी को बहुत कंज्यूम करते हैं। बिटकॉइन के माइनिंग प्लांट्स एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। बिटकॉइन के माइनिंग जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे चलती है। तो ये सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जैक डॉर्से जो है वो बिटकॉइन की जो माइनिंग हार्डवेयर है, जो उसके माइनिंग रिग्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। वो GPUs को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। वो हर ऐसी चीज़ को प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं मास स्केल पे, जो बिटकॉइन की माइनिंग से रिलेटेड है। प्लस वो बिटकॉइन की माइनिंग का जो हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सस्ता करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो माइनिंग इस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो सके, माइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल में लोग एंटर कर पाएँ, पूल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल सोलो पूल्स क्रिएट हो पाएँ, माइनिंग के प्लांट्स आवाज़ कम करें, माइनिंग के प्लांट्स एनर्जी को कम यूज़ करें, माइनिंग जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हो। तो इस तरीके की चीज़ें वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रेगुलेटर के पास आज एक ही बहाना है बिटकॉइन को बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ करने का। बहुत सारे लोग के पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि बिटकॉइन जो है वो एनर्जी बहुत कंज्यूम करती है, एनर्जी इंटेंसिव है, और इसी वजह से बिटकॉइन को वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ऐसे सारे जो क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है माइनिंग को लेके, खासकर वो जितने भी इश्यूज़ हैं वो जैक डॉर्से उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। कमाल की बात है यार कि एक आदमी जिसने ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी अब वो अपनी आगे की वो बिटकॉइन को समर्पित करना चाहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिटकॉइन सिर्फ एक पैसा बनाने का एक ज़रिया नहीं है। बिटकॉइन एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, और इस चेंज के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो इसीलिए बिटकॉइन को जो हम कहते हैं कि प्योर डिसेंट्रलाइज है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त उसको जब रियलाइज़ होता है कि बिटकॉइन इज़ हेयर टू चेंज द वर्ल्ड, वो इसका पार्ट बनना चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये न्यूज़ अपडेट पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। न्यूज़ दैट मैटर का पर्पस ये है कि एट अ बिगनर लेवल आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पिछले 24 घंटे की, 48 घंटे की, वो आप तक लेके आना डेली बेसिस पे, ताकि आप हमेशा उन न्यूज़ के बेसिस पे आप ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहें और कॉन्फिडेंट तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री में चल सकें। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। बने रहें बिटनिंग के साथ। थैंक यू।